जिससे आपको प्रेम हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने हिंदी से प्रेम किया, विवाह नहीं किया। इतिहास में जो आपने गलतियाँ की हैं, अगर आप उन्हें दोहराते रहेंगे तो भविष्य जो है अंधकार में जाएगा। तो किसी सभ्यता के लिए, किसी समाज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए भी इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरा व्यक्तिगत खुद का अध्ययन नहीं होगा तो मैं किसी और के ओपिनियन या विचार पर निर्भर करूँगा। वो कहते हैं मेरे प्रश्न हैं, मुझे उत्तर दो। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु भी आपको आगे बढ़ने के लिए, अंधकार से निकलने के लिए वो कहेगा कि ये तरीका है, लेकिन ये लगाना तुम्हें पड़ेगा। सिंधु से इस पार जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए ये हिंदू शब्द जो है वो प्रयोग किया गया। तो ये सांस्कृतिक फुटप्रिंट्स हैं, ये जहाँ तक गए हैं वो सारा का सारा क्षेत्र जो है हिंदू क्षेत्र है। जो भारत की दृष्टि है वो चीज़ों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखती है। हमारे यहाँ पर 1000 साल के संघर्ष में ज्ञान की जो परंपरा बढ़नी चाहिए थी वो रुक गई। आपके नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब विश्वविद्यालय तो जला दिए गए। दोस्तों, भारत एक युवा प्रधान देश है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या देश की तरक्की उसके युवाओं पर निर्भर करती है। और हमारे देश में जितनी जनसंख्या आज की डेट में युवाओं की है, उतनी शायद किसी भी देश में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत आज की डेट में सबसे ज़्यादा युवा देश है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी है कि युवाओं में आक्रोश, भावना, देश प्रेम और देश के प्रति उनकी जागरूकता, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है अगर एक देश को तरक्की करनी है। जैसे कि कहा जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आने वाला जो समय है, अगले 30 से 40 वर्ष जो हैं, वो भारत देश के हैं। क्योंकि भारत में ना तो किसी तरह की रिसोर्सेज़ की कमी है, ना टैलेंट की कमी है और ना ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। कमी है तो सिर्फ हमारे युवाओं को एक प्रॉपर गाइडेंस की, मार्गदर्शन की और उनको एक सही राह पर चलाने की। तो आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे वो एक युवा हैं। भारत के प्रति और भारत में उनकी निष्ठा है और भारत को कैसे आगे ले जाया जा सकता है उसका विजन भी उनके पास है। रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे मंचों पर हिंदी कविता का पाठ्य भी करते हैं, देश प्रेम की बात भी करते हैं और उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र भावना झलकती है। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे धर्मशाला बेस्ड पोएट, रिसर्च स्कॉलर मिस्टर शिवा पंचकरण से। जानेंगे उनकी नज़र में आज भारत कहाँ पर है और भारत को युवा कहाँ लेके जा सकता है। शिवा, वेलकम टू आवर शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा, पहले तो जितनी हमने आपके बारे में रिसर्च करी, हमें ये पता चला कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो केमिस्ट्री में किया। उसके बाद आपने जो मास्टर्स है वो हिस्ट्री में की। तो ये केमिस्ट्री से हिस्ट्री तक का सफ़र कैसे हुआ? फिर उसके बाद आपकी ऐसी हिस्ट्री में रुचि क्या बन गई कि आप हिस्ट्री के स्कॉलर बन गए और आज पीएचडी भी हिस्ट्री में कर रहे हैं? इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में रुचि तो हमेशा से थी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मैं धर्मशाला से हूँ और धर्मशाला हिमाचल के हिसाब से एक अच्छा खासा बड़ा टाउन है। लेकिन अगर हम शहरों की दृष्टि से देखें तो वो छोटा-सा भी बहुत छोटा शहर है। तो उस जगह पे, उस पूरे के पूरे इलाके में अभी भी अगर आप थोड़े से पढ़ने में अच्छे हैं तो एक मन मस्तिष्क में, वहाँ के परिवारों में या लोगों में रहता है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो साइंस ले ले। और इससे मैं भी नहीं अछूता रह सका। इसीलिए थोड़े नंबर अच्छे थे तो लगा साइंस ले लेते हैं। थोड़ा-सा एक प्रभाव भी ज़्यादा पड़ा रहता है कि साइंस रखी है तो शायद इंटेलिजेंट ज़्यादा होगा। ये हमारे समाज में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस नाते साइंस ले लिया। लेकिन फिर साइंस पढ़ते हुए लगा कि ये याद करके नंबर लेना तो आसान है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को गहराई से समझने के लिए आपका उसमें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ैर मैं कहूँगा इंटरेस्ट मेरा था, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें समझ आनी चाहिए, जितनी आसानी से समझ आनी चाहिए थी, वो उतनी आसानी से समझ नहीं आई। तो फिर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो पोइट्री करता था तो लगा कि हिंदी साहित्य लिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि बहुत बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि जिससे आपको प्रेम हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने हिंदी से प्रेम किया, विवाह नहीं किया। तो विवाह किससे किया जाए? जिससे आपका मन लगता हो, दिल लगता हो। तो इतिहास से एक अच्छा मन लगता था, गहरी रुचि थी। शायद ये हो सकता है कि जब छोटा था तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, तो उन कहानियों का एक असर जो है वो आपको दिखता है, तो आपकी जानने की और उत्सुकता होती है कि आप भारत की बात करें कि भारत इतना प्राचीन देश है, तो
प्राचीन है, क्या था, कैसा था, वो आपके मन मस्तिष्क में कल्पना जो है, वो अपने आप एक बड़ी जगह बनाती है। तो पोइट्री भी वहाँ पे हो रही थी और हिस्ट्री में आपको एक साइंटिफिक अप्रोच भी रखनी पड़ती है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पर पूरी हो रही थी, तो मुझे लगा हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, इसीलिए हिस्ट्री में आया। ये उत्तर है काव्यात्मक। और प्रैक्टिकल उत्तर कहूँ तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको नौकरी करनी होती है और नौकरी आपको अच्छी खासी मिल जाए, सरकारी नौकरी, तो वो किसे नहीं चाहिए। तो मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और उसमें ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री चूज़ किया था। वजह यही थी, जो इतनी लंबी कहानी सुनाई, तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल लेके फिर उसके बाद पीएचडी में एडमिशन हुआ, तो फिर हिस्ट्री का ही होके रह गया। तो आप धर्मशाला से आए तो आपको ठंड लग रही होगी, तो हम आपको चाय ज़रूर पिलवाएँगे, क्योंकि कहते हैं पहाड़ों का चाय के साथ बहुत गहरा नाता होता है। हाँ, ये आपने सही कहा। और और लिखने का पहाड़ शौक है तो शौक है तो वैसे भी और कवि हो और इतिहासकार हो और उसको अगर एक चाय की चुस्की मिल जाए तो उससे बढ़िया उसके लिए कुछ नहीं होता। तो हम आपके लिए छोटा-सा अपनी तरफ से तोहफ़ा है, आप नहीं, इसके चाय। लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हमारे एक कवि कुल में वरिष्ठ कवि हैं, वो कहते हैं भी चाय अपने आप में पूरा का पूरा साहित्य है। साहित्य है। तो जो व्यक्ति साहित्य से जुड़ा है या कला से जुड़ा हुआ है, वो चाय की चुस्की से अपनी कल्पना की जो जिसे कहते हैं गति ज़्यादा दे पाता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चाय के लिए। चाय की चुस्कियों के साथ जो आपने कहा कि आपका जो जो पहला प्रेम है वो कविता है। तो अगर इस चुस्की के साथ एक छोटी-सी कविता भी सुनने को मिल जाए तो शायद मेरे को लगता है इस चाय का दाम थोड़ा और बढ़ जाएगा। हाँ, ये बड़ा टफ क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैं भी कविताएं याद रखने में बहुत आलसी हूँ। खासकर इतिहास में आंकड़े ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, तो उस कारण आपको कविताएं ज़्यादा याद रहती नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी, हाँ। आप मंचों पे जाते रहे हैं तो हम वो वाला मौका भी नहीं हाँ। छोड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि एक इंसान से हम जितनी प्रतिभा रूबरू करवा सकें अपने दर्शकों से, उतनी करवाई जाए। चलिए, मैं एक छोटी सी कविता है कि मैं ताजमहल बोल रहा हूँ। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी बादशाह ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी बादशाह ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मुझे तो उन मज़दूरों ने बनाया है अपने हाथ खोकर, अपने परिवार को चंद निवाले खिलाने के लिए। एक छोटी सी पंक्ति थी और उन मज़दूरों की व्यथा मैंने इससे बताने की कोशिश की है। या एक और छोटी सी पंक्ति है कि मैं सहारा तो बन जाऊंगा तुम्हारा है दोस्त। मैं सहारा तो बन जाऊंगा तुम्हारा है दोस्त, मगर डूबते को जिस तिनके का सहारा मिला था, बाद में उस तिनके का क्या हुआ। कहते हैं कि जो कवि होता है, उसके पास शब्दों का भरपूर ज्ञान भी होता है और उसके पास उसका भंडार भी होता है। और अच्छा कवि और अच्छा साहित्यकार या अच्छा इतिहासकार वही कहलाता है जो अपने शब्दों को कहाँ पर, किस जगह पर कैसे बिठाना है, वो जानता है। और मेरे को लगता है कि शिवा इस काम में बहुत ही निपुण है। तो शिवा, जैसे हमने बात करी कि हमारी जो आज की मुलाकात का मूल रूप से कारण है, हम लोग युवाओं पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप युवा हैं। इतिहास आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जिसमें शायद आज की डेट में युवाओं की रुचि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे दिमाग में ये घोल घोल के पिला दिया गया कि जो भी है वो आज है, वर्तमान में जियो, ना भूत की चिंता करो ना भविष्य की चिंता करो। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो भी पीढ़ी या जो भी देश अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना भविष्य कभी नहीं सुधार सकता। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जिसने भी ये बात कही है, बिल्कुल सही कही है। और इतिहास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके वर्तमान के साथ-साथ आपके भविष्य को बनाने में। क्योंकि इतिहास में जो आपने गलतियाँ की हैं, अगर आप उन्हें दोहराते रहेंगे तो भविष्य जो है अंधकार में जाएगा। तो इतिहास आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना है और आप क्या कर सकते थे। लेकिन उसके लिए बात वही है कि किसी सभ्यता को या किसी व्यक्ति को सूक्ष्म दृष्टि से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इतिहास किसी देश का, समाज का ही नहीं, एक व्यक्ति का भी होता है। मेरा अपना एक व्यक्तिगत एक इतिहास है, तो अगर मैं चाहता हूँ भविष्य अच्छा हो, तो मुझे बार-बार अपनी जो इतिहास में मैंने गलतियाँ की हैं या इतिहास में जो फ़ैसले मैंने लिए हैं, उनका मूल्यांकन लगातार करना आवश्यक है। और अगर मैं वो मूल्यांकन नहीं करता हूँ, तो संभावना है कि भविष्य जो है, हो सकता है अच्छा जाए, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि गड़बड़ जो है वो होगी। तो उस गड़बड़ से बचे रहने के लिए इतिहास को खंगालना, देखना ज़रूरी है। और आपकी दूसरों के प्रति जो एक राय बनती है या दूसरों के प्रति आपका एक दृष्टिकोण बनता है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, आपको चीज़ों को किस प्रकार से देखना चाहिए, वो भी आपको इतिहास सिखाता है। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि आज मैं जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम से बात कर
कर रहा हूँ, 3-4 साल पहले हो सकता है वो व्यक्ति मुझे पसंद भी ना हो। तो अगर मैं इतिहास में यानी कि अपने इतिहास में पीछे जाकर नहीं देखता कि उस व्यक्ति से मेरा संबंध कैसा था और क्या मुझसे गलतियाँ हुई उस व्यक्ति को समझने में, और मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है, तो आगे जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता 4 साल बाद बनना था, उसके साथ हो सकता है कि 1 वर्ष में बन जाए। और जो हम कहते हैं कि धोखे आपको मिलते हैं या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे भी आप बचे रह पाते हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट को बार-बार देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उससे सीखते हैं। तो किसी सभ्यता के लिए, किसी समाज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए भी इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जैसे हमने बात की कि युवा शक्ति की या एक देश देश में युवाओं के रोल की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे देश में ना आज की डेट में युवाओं के साथ मैं समस्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके साथ एक द्वंद है। वो द्वंद ये है कि उनको ना एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से कुछ धर्म के ठेकेदार हमारी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिनको यूज़ करके हमारे युवाओं को भटकाने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें मैं मूलतः बात करूँ, जो आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो एक बात हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है, वो हिंदुत्व, हिंदू और सनातन। अगर आपने इन 3 शब्दों का कहीं पे ज़िक्र कर लिया, तो आपके लिए एक राय बन जाती है कि यस, आप संघ और बीजेपी के साथ हो, और अगर आप इन शब्दों के आप अगेंस्ट बोलते हो, तो आप कम्युनिस्ट हो या आप कांग्रेस की तरफ हो। आप इतिहास के जानकार हैं और आप इतिहास में स्टडी कर रहे हैं, तो आप अगर हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि इन 3 शब्दों का एक्चुअल में मतलब क्या है? इतिहास क्या कहता है इसके बारे में? मैं 1-2 चीज़ें थोड़ा-सा लंबा उत्तर देना चाहूँगा इसका। इतिहास का जानकार तो नहीं कहूँगा, विद्यार्थी कहूँगा। दूसरा, जो समस्या है वो केवल आज की नहीं, काफ़ी वर्षों से अध्ययन की कमी होना एक बहुत बड़ी समस्या है जब हम निर्भर हो जाते हैं किसी और व्यक्ति पर। जब मेरा व्यक्तिगत खुद का अध्ययन नहीं होगा तो मैं किसी और के ओपिनियन या विचार पर निर्भर करूँगा। अगर वो मुझे अपने शब्दों से, अपनी वाणी से प्रभावित कर पाता है तो मैं उसके पीछे-पीछे चलूँगा, क्योंकि मुझे वो सबसे आसान तरीका लगता है। सबसे आसान यही होता है कि आप पीछे चल पाते हैं। लेकिन जिस संस्कृति से, जिस देश से हम हैं, वो संवाद का, जानने का एक परंपरा रही है यहाँ पे, कि यहाँ पर जब श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सामने आते हैं, तो वो कहते हैं कि पार्थ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो अर्जुन उनके चरणों में गिर के ये नहीं कहते हैं कि मेरी इच्छाएँ पूरी करो या मुझे वरदान दे दो। वो कहते हैं मेरे प्रश्न हैं, मुझे उत्तर दो। यानी कि वो जानना चाहते हैं। इसी तरह से नचिकेता और यमराज का संवाद जो है वो सामने आता है, जहाँ पे नचिकेता यमराज से पूछते हैं, यम से पूछते हैं कि आप मुझे जो मृत्यु का यानी कि मृत्यु के बाद का जो सब कुछ है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। यानी कि हमारा समाज जो है वो प्रश्न करने वालों का समाज रहा है, उत्तर स्वयं खोजने वालों का समाज रहा है। पुस्तकों में उत्तर हैं, लोगों ने अपने-अपने ओपिनियन दिए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको पढ़कर आप अपनी एक धारणा बनाते हैं, अपना एक विचार बनाते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक के रूप में किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु आपको चाहिए जो आपको ज्ञान देता है, लेकिन जब महाभारत का युद्ध होता है और आप अर्जुन के रूप में खड़े हैं और आपके सामने जो है वो गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो आप उनके खिलाफ भी धनुष जो है वो उठाते हैं। तो गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु भी आपको आगे बढ़ने के लिए, अंधकार से निकलने के लिए वो कहेगा कि ये तरीका है, लेकिन ये लगाना तुम्हें पड़ेगा। जैसा बुद्ध कहते हैं कि आपो दीपो भव, आपको करना पड़ेगा, अपना दीपक बन के स्वयं को प्रकाशित आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको खुद अध्ययन करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि हिंदुत्व और सनातन। सनातन, इस पे मैं ये कहूँगा कि इस पे भी ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़े विद्वान हैं जो इस पे बहुत अच्छा कह पाएँगे। मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक पाठक के तौर पर और एक विद्यार्थी के नाते मेरा अपना एक विचार जो है वो हो सकता है। मैं मानता हूँ सनातन, या जैसा कहा गया है ऋग्वेद में, जैसे सनातन शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जो विद्वान कहते हैं कि ये कॉस्मिक ऑर्डर की बात करता है। और जब हम कॉस्मिक ऑर्डर की बात करते हैं तो प्लैनेट्स अपनी जिस धुरी पर घूमते हैं, यानी कि जिस स्पेस में वो घूमते हैं, अगर वो उसका उल्लंघन कर दें तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हवा कह दे कि मैं जिस दिशा से बहती हूँ उस दिशा से बहना छोड़ करके बहूँगी ही नहीं, मैं अपनी जगह पर एक जगह स्थिर हो जाऊँगी, तब भी दिक्कत हो जाएगी। या एक छोटा सा कीड़ा कह दे कि जो मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं उसे करना छोड़ दूँ,
तब भी प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर जो है, जो संतुलन है, वो सनातन है, वो धर्म है जिसे हम धर्म कहते हैं, और उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ प्रत्येक जीव प्राणी मात्र को करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं जिनकी एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। अब आता हूँ हिंदू पे। हिंदू शब्द जो है वो जियो कल्चरल टर्म है, यानी कि सिंधु से इस पार जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए ये हिंदू शब्द जो है वो प्रयोग किया गया। ये इंदु से हिंदू हुआ या हिंदू ही था, इस पे एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। ये कितना प्राचीन है, इस पे एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। लेकिन ईसा पूर्व से भी पहले इस शब्द का प्रयोग किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं आया है। इस पर लगभग जो इतिहासकार हैं वो एकमत हैं। तो ये शब्द कम से कम इतना प्राचीन है, लेकिन ये वहाँ पर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो उनकी क्वालिटी को जो है वो एक्सप्लेन करता है, उनके आचार व्यवहार को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, खासकर 5-6 हज़ार साल पहले भी हम देखें तो बहुत बेहतरीन रही हैं खेती के मायनों में। उनमें देखें तो जो खेती है, कृषि है, बहुत अच्छी वहाँ पर होती रही है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी थी। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी होंगी, आपका पेट भरा होगा, तो वो जैसा कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो आपका पेट भरा है तो आप अच्छा भजन भी कर पाएँगे, आपका आचार व्यवहार अच्छा हो जाएगा, आपकी फ़िलॉसफ़ी, आपका विज्ञान, आपकी कला, आपका साहित्य, ये सब जो है अपनी जिसे कह सकते हैं कि पराकाष्ठा पर होगा, क्योंकि सब कुछ है आपके पास। तो जब इस प्रकार के लोग उस काल में जब पश्चिम में लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते, तो उनके लिए ये जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्वर्ग जैसा क्षेत्र होगा। इसीलिए जापान में जो पुराना नाम है भारत के लिए उन्होंने प्रयोग किया, उसका अर्थ यही है कि स्वर्ग देश है ये। तो जब इस प्रकार की भूमि को आप एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर लोग रहेंगे, तो उनकी क्वालिटीज़ के लिए कोई शब्द जो है आप प्रयोग करेंगे, तो वो शब्द आपने हिंदू शब्द जो है वो प्रयोग किया। इंदु से हिंदू हुआ या सिंधु से हिंदू हुआ, उस पे भाषाविद जो है वो आपस में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये ज्योग्राफी और कल्चर को डिनोट करने के लिए शब्द जो है वो प्रयोग हुआ। तो इस भारतीय पूरा का पूरा मैं सांस्कृतिक भूक्षेत्र जो है भारत, उसकी बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान से लेकर आप इसे सुमात्रा, जावा, जहाँ तक लेके जाना चाहें, इंक्लूडिंग जहाँ पर बुद्ध जहाँ तक गए, तो ये सांस्कृतिक फुटप्रिंट्स हैं। ये जहाँ तक गए हैं वो सारा का सारा क्षेत्र जो है हिंदू क्षेत्र है। यानी कि ये किसी मत पंथ संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये किसी पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। ये एक संस्कृति, वो संस्कृति जिसका जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन को देखने की जो दृष्टि है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप जैन मत उठाइए, बौद्ध मत उठाइए, या उसके साथ शैव, वैष्णव, कोई भी मत पंथ संप्रदाय उठाइए जो भारत में पनपे, आप देखेंगे कि कुछ मूल बातें उनके पूरे के पूरे दर्शन में है, उनके दृष्टिकोण में। जैसे अहिंसा की वो बात करते हैं, जैसे वो सर्वे भवन्तु की सुखिना की बात करते हैं, ये सभी मत पंथ संप्रदायों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक जीवन दृष्टि है, ये एक संस्कृति है। इस संस्कृति को डिनोट करने के लिए जो है वो शब्द हिंदू जो है वो प्रयोग में आया। लेकिन बाद में कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों ने इन्हें एक इस शब्द को एक तरह से रिलीजियस शब्दों में पिरोने की कोशिश की। हालांकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं हिंदू कोड बिल आया था, लाए थे, तो उसमें हिंदू में जैन, बौद्ध, सिख सभी आए हैं। इट मीन्स ये शब्द किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सांस्कृतिक अवधारणा है। यानी कि सांस्कृतिक जो रोड मैप है भारत का, जो सांस्कृतिक चिन्ह हैं भारत के, ये उनके बारे में जानकारी देता है। तो ये एक भू सांस्कृतिक शब्द है हिंदू। तो मैं अगर इसको एक सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करूं, तो मेरे जो आपकी बातों से मैं निकाल पाया हूं, या जितना मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, हिंदुत्व जो है वो एक तरह से एक जिंदगी जीने का तरीका है, सलीका है। जो लोग सिंधु नदी के इस पार रहते हैं वो सब हिंदू हैं। वो किस कास्ट को, किस कल्चर को, किस ट्रेडिशन को मानते हैं, इरिस्पेक्टिव वो इस धरा पे रहते हैं, इसलिए वो हिंदू हैं। बिल्कुल, ये एक मैंने इसलिए कहा ये वे ऑफ लाइफ, यानी कि संस्कृति। संस्कृति का अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है वो कल्चर हो जाता है, जिसका अगर अर्थ निकालना हो तो वो सेट ऑफ ट्रेडिशंस और कस्टम्स, यानी कि परंपराओं तक सीमित है। लेकिन भारत में जो संस्कृति शब्द है उसका अर्थ बहुत विस्तार है। मैंने इसीलिए कहा, आपने जो कहा वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, जीवन को देखने की दृष्टि, ये हिंदू है, ये सांस्कृतिक शब्द है। यानी कि आप पौधों को, जैसे मैं कई बार एक बार उदाहरण देता हूँ कि मैं बहुत छोटा था और मंदिर की ओर जा रहा था, बीच में
वन जैसा था, जंगल जैसा था। तो मैंने एक छड़ी उठाई और पौधों को मारते हुए चला, शाम का समय था, और मेरे दादाजी ने मुझे रोका कि ये पौधे जो हैं सोए हुए हैं, इनको तंग मत करो, इन्हें सोने दो, इनमें अब उनको नहीं पता कि इसमें प्राण है या नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा में, उनकी दिनचर्या में यह है कि आपने परजीव जो है उसको कष्ट नहीं देना है। ये आपकी संस्कृति के विभिन्न मत पंथ संप्रदायों में है। ये आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे। दरअसल कॉलोनियल चश्मे से देखने के कारण हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम चीज़ों को तोड़ कर देखते हैं, डाइसेक्ट करके देखते हैं, कि परत दर परत खोलते जाएंगे, देखते जाएंगे, और अलग करने की भावना से देखते हैं। लेकिन जो भारत की दृष्टि है वो चीज़ों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखती है, कि शिव और शक्ति जो हैं वो अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ये भारत की देखने की दृष्टि है। तो हमारी संस्कृति यही है कि हम दूसरे की पीड़ा, वैष्णव जन तो तीने कहिए जो पीड़ पर आई, महात्मा गांधी को इतना पसंद था ये गीत। तो ये क्या है? ये भारत की संस्कृति है कि हम दूसरे को, अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं दे सकते हैं, हम इस प्रकार के लोग हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। तो इस संस्कृति में उपजे मत पंथ संप्रदाय जो, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। तो हम सब सांस्कृतिक रूप से एक है, पूजा पद्धति जो है हमारी भिन्न है। और इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूं कि इस्लाम और ईसाइयत को मानने वाले जो लोग हैं, जो भारत में रहते हैं, वो भी इसी प्रकार हिंदू हो जाते हैं कि उनकी यहां पर आकर दृष्टि जो है वो बदलती है, कि वो भी समाज को और लोगों को इस प्रकार से ही देखना शुरू करते हैं कि भाई किसी को दर्द हमने नहीं देनी है। उनकी फिलॉसफी में चीज़ें जो हैं ये घुसने लग पड़ती हैं। तो ये भारत का चिंतन जो है यहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन में दिखाई देता है, और जो इस चिंतन को जीते हैं, जिन्होंने इस जीवन को जीना शुरू किया, उनको हम हिंदू कहते हैं। इसीलिए सांस्कृतिक टर्म है, या जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे ऑफ लाइफ है हिंदू। शिवा, इस पर हम एक बात और करना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने बात की कि हमने हिंदू को डिफाइन किया, ऐसे ही एक भारत में शब्द है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जितनी मेरी जानकारी कहती है, जितना मेरा विचार कहता है, वो ये कहता है कि ये जो संस्था है, ये हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन देना, उनको देश प्रेम सिखाना और देश के प्रति अपनी कृतज्ञता और उसकी तरफ उनके क्या कर्म हैं, उसकी तरफ चलने का एक रास्ता है। क्योंकि आपकी पीएचडी में आरएसएस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते आप आरएसएस को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज के देश में हमारे बहुत बार ये बात चलती है कि आरएसएस को कभी बैन कर दिया जाता है, कभी उसको कहा जाता है ये राष्ट्र हित में है, कभी कहा जाता है ये राष्ट्र विरोधी है। एक्चुअल में आरएसएस है क्या? क्योंकि मेरा पीएचडी का काम आरएसएस पे है, या संघ पे, जो भी टर्मिनोलॉजी मीडिया से खासकर लोगों ने सुनी है, क्योंकि आरएसएस को लेकर जितनी भी जानकारी है वो लगभग मीडिया के माध्यम से है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संघ ने एक तरह से मीडिया के सामने अपनी बात स्वयं रखना शुरू किया है, वरना आज से 10 या 15 साल पहले तक आरएसएस मीडिया से एकदम दूर रहता था। खैर, जो आपका प्रश्न है युवाओं के लिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जो आरएसएस के संस्थापक थे, क्योंकि मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, और पढ़ने की वजह यही थी क्योंकि मेरा पीएचडी पे उसमें काम है। उन्होंने 2-3 चीज़ें नोटिस की। उन्होंने कहा हमारे देश में धन, वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान, साहित्य, कला, हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमारे देश पर आक्रमण होते हैं, और हमारा देश जो है किसी ना किसी वजह से दास्ता के उस काल में फंसता है। आप संघर्ष करते हैं, आपने 1000 साल संघर्ष किया है, पहले मुगलों के साथ किया, अफगानों के साथ किया, उसके बाद अंग्रेज आए, आपने इनके साथ संघर्ष किया है, लेकिन फिर भी आप बार बार जो है उस चक्र में फंसते हैं जहाँ पर आप गुलाम होते हैं। तो ये गुलामी का कारण क्या है? उन्होंने इस प्रश्न को जो है सबसे ज़्यादा उभार कर उत्तर देने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा भाई हमें अनुशासन की जो है वो कमी है, व्यक्तिगत हित जो है वो बड़ा हो जाता है कई बार, जहाँ पर देश हित होना चाहिए। अभी धुरंधर करके एक फिल्म आई है, उसमें वो जो प्लेन हाईजैक हुआ था कांधार में, उसमें वो एक सीन आता है जिसमें वो कहते हैं भारत माता की जय, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि भारत माता की जय वो कहे। हो सकता है आतंकवादी खड़े हैं, बंदूक आपके सर पे तनी है तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग बाहर थे उस समय मीडिया में जो उनके परिवार वालों से बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि विदेशवाद में पहले हमारा व्यक्ति जो है वो बचना चाहिए। मतलब आपका व्यक्तिगत हित जो है वो देश हित से बड़ा हो जाता है, और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है, और काफ़ी लंबे संघर्ष के काल में ये चीज़ आई है, क्योंकि जब लगातार आप संघर्ष में होते हैं तो आपसे जो बचाया जा सकता है आप उसे बचाने का प्रयास करते हैं, और भारतीयों ने भी वही किया। तो एक
कह सकते हैं नींद वाली स्थिति या थकावट वाली स्थिति आप में आ गई, तो आपने कहा कि देश तो बचना है नहीं, तो कम से कम अपने आप को बचाया जाए। और आपके मन मस्तिष्क में बार-बार इस प्रकार का भाव जो आया, तो आपकी एक वो आदत बन गई कि आपने देश हित छोड़ के व्यक्तिगत हित जो है वो सर्वोपरि कर दिया। तो हेडगेवार ने, जो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे जिन्होंने संघ की स्थापना की, उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ नोटिस की कि हमारे देश में, हमारे समाज में इस प्रकार की कुरीति जो है वो आई है। अब इस कुरीति को दूर कैसे किया जाए? तो उन्हें लगा कि सबसे पहले आवश्यक है अनुशासन। अनुशासन होगा, अनुशासन के साथ आप में हिम्मत, वो कैसे आएगी? तो जब आप सुबह ग्राउंड में कुछ पुशअप्स मारेंगे, कबड्डी खेलेंगे, तो इससे अपने आप एक ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा प्लस आप में एक करेज जो है वो आएगा। तो उन्होंने शाखा पद्धति जो है वो इंट्रोड्यूस की कि युवा आएंगे, सुबह उठेंगे, 1 घंटा अनुशासन के साथ वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो करेंगे। अब ये सुनने में बहुत सरल सी बात लगती है कि सुबह 1 घंटा ही तो आना है, लेकिन हर दिन 1 घंटा आना है, उसी समय पर आना है और सेम काम रोज करना है। अब ये अनुशासन जो है, ये अनुशासन आपका तप बन जाता है और ये तप आपको निखारने लगता है। ये जो चीज़ थी, ये जो शाखा की पद्धति थी, ये जो शाखा थी, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें युवाओं में एक तरह से अपने देश के प्रति, क्योंकि रोज जब भारत माता की जय करेंगे तो आपके मन में स्वतः ये भाव आएगा कि मेरे लिए ये मेरी माँ है, ये मेरी मातृभूमि मेरी माँ है, तो मेरी माँ मुझसे भी बढ़कर है, ये हम सबका पालन पोषण करने वाली है, इसीलिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा सोचना है। ये भाव अपने आप में बचपन से जब आप ये लगातार इस चीज़ से गुजरेंगे, लगातार यही चीज़ करेंगे, तो आपके मन में स्वतः ये भाव जो है वो जागृत होगा। तो युवाओं को न केवल अनुशासन, बल्कि देश प्रेम, उसके साथ समाज में एक अच्छा नागरिक बनना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे भाव तो अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा आचार व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं होता है। आप आचार व्यवहार आपका अच्छा नहीं होगा तो उससे भी समाज बढ़ नहीं सकता है। समाज को बढ़ाने के लिए आप मनुष्य हम क्यों हैं, हमसे, हम में और जानवरों में फ़र्क है ना, तो वो फ़र्क दिखना चाहिए। तो मनुष्य और फिर अच्छा मनुष्य जिसको बनने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये 4 काम कर लिए तो अब आप अच्छे मनुष्य हो जाएंगे। आपको लगातार जो है उस पर काम करना पड़ता है। आप बुराई जो है एक दिन में अपने अंदर डाल सकते हैं कि मैं आज शराब के ठेके में जाऊंगा, शराब पी लूंगा, बुरा बन जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में शराब पीने की आएगी, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीना चाहिए, ये गलत है। इसके लिए आपको लगातार अपने आप को समझाना पड़ेगा, लगातार आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये शाखा में 1 घंटे का जो तप है, उससे व्यक्ति समाज में एक अच्छा नागरिक बने, उसके लिए भी वो तप करता है। तो जब ये गुण आ जाएंगे तो अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जब एक व्यक्ति है, अच्छा आचरण करता है, अपने दफ्तर में अच्छे से काम करता है, अपने देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे पूर्णता से वो करता है, देश स्वतः अच्छा हो जाएगा। तो न इसीलिए उन्होंने ये शाखा पद्धति जो है वो इंट्रोड्यूस की। और हम देखते हैं बहुत सारे युवा हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज जब इतनी आयु में वो 70 पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, मैं हो सकता है गलत हूँ, उस आयु में भी लगातार काम करना, लगातार आप भाषण दे रहे हैं। आप हो सकते हैं आप उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, आपको वो पसंद नापसंद हो सकते हैं, लेकिन जब आप उनकी दिनचर्या देखते हैं, जब आप उनकी ऊर्जा देखते हैं कि ये व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, ये भाषण देने जा रहा है, अभी इस देश में, अभी इस देश में है, ये कहाँ से आया? ये अनुशासन से आया। ये आपका आचार व्यवहार ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप अपना बना लेते हैं, आप पूरे देश को अपना समझने लग पड़ते हैं। तो ये आचार व्यवहार जो है ये आपको शाखा से मिलता है, और जब प्रत्येक नागरिक उसी प्रकार से सोचेगा तो चीज़ें देश में अपने आप स्वतः ही अच्छा होने लग पड़ेंगी। अच्छा, इसके साथ एक मिलती हुई बात और है। हमने इतिहास में से जो गलतियाँ थी उनको सुधारने के साथ-साथ हमारे इतिहास की कई ऐसी चीज़ें थी जिनको हम भूल चुके थे, हमने उनको दोबारा से अपनाना शुरू किया। और जब हमने अपनाया, तो हमने ये देखा कि हमारे अपनाने के बाद विदेशों ने भी उसको अपनाना शुरू किया, क्योंकि उनको उसके लाभ पता चलने शुरू हो गए। इसमें मूलतः रूप से अगर हम पिछले कुछ एक वर्षों में बात करें तो योग पद्धति, जो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप उसको फ़िटनेस के तौर पे ले सकते हैं, आप अपने आप को मेंटल पीस की तरह ले सकते हो, आप योग को ध्यान मेडिटेशन करने के लिए आप जिस भी रूप में अपना सकते हो। लेकिन योग ने पूरे विश्व को ये तो दिखा दिया है कि योग में बहुत ताकत है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? आप क्या मानते हैं कि योग पद्धति जो भारत की पुरानी एक संस्कृति है, वो आज के युवाओं के लिए कितनी ज़रूरी है? मैं इसमें थोड़ा-सा फिर से इतिहास का विद्यार्थी हूँ, शायद इसीलिए बार-बार चीज़ों को पीछे ले जाने का शौक है। अ, मैं जानता हूँ कि आज से शायद आपकी पीढ़ी, आपसे पीछे वाली जो पीढ़ी थी, वो कोयले को लेकर अपने दाँत साफ़ करती थी।
तब कोलगेट आई और उन्होंने कहा कि आप पिछड़े हुए लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये कोयला वोयला छोड़िए और कोलगेट जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। और आपने कोयला छोड़ा और कोलगेट इस्तेमाल करना शुरू की। फिर 10-15 साल में क्या हुआ कि वो कोलगेट जो है वो कोल के साथ आना शुरू हो गई। पैकेजिंग में उसके अंदर कोल था, चारकोल आ नीम था, चारकोल था, नीम नीम आ गया, हर्बल आ गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वो पैक्ड होकर आपके पास दे दी गई। लौंग इलायची भी आ गया। हाँ, तो आप जब पश्चिम की ओर देखते हैं, पश्चिम की कैपिटलिस्ट हम कहते हैं, पश्चिम बहुत कैपिटलिस्ट है, उनको मार्केटिंग अच्छे से आती है, उन्हें सामान बेचना आता है, तो उन्हें वैल्यू दिखती है। लेकिन अगर आप कह देंगे कि इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है, तो वो तो फ्री में विद्यमान है। भारत में तो पेटेंट का कल्चर नहीं था। यहाँ पे तो ऋषि जो है काम की बात बोलते थे, अपना नाम भी नीचे लिखना ज़रूरी नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज का भला होना चाहिए, मेरे नाम से मुझे क्या लेना है। लेकिन पश्चिम ने देखा कि इससे तो आप पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने हर चीज़ के पीछे की हल्दी का पेटेंट अमेरिका लेकर बैठा हुआ था, जबकि हमारे यहाँ पे हल्दी जो है वो मुझे लगता है कब से प्रयोग में हो रही है, लेप के रूप में आप लगाते हैं, आयुर्वेद में उसका जिक्र है, लेकिन उन्होंने तुरंत पेटेंट लिया क्योंकि पैसे आप कमा सकते हैं। तो उनकी मेंटालिटी जो है वो पैसा कमाने की, और वो बहुत बेहतरीन है इसमें, इसलिए अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं। लेकिन आपसे पहले अच्छी चीज़ छुड़ानी पड़ेगी कि आप उसे बुरा समझो। आप बुरा समझेंगे, फिर आप 5-10 साल में उसका प्रयोग जो है वो भूल जाएंगे, फिर आपको वो पैक्ड करके उसे बेचेंगे, तब आपसे धन भी कमाएंगे और आप बहुत खुश होंगे, अरे वाह वाह वाह, पश्चिम जो है वो योग बेच रहा है, पश्चिम योग कर रहा है, पश्चिम तो अब कोलगेट में चारकोल डालना शुरू कर दिया है, नीम पुदीना डालना शुरू कर दिया है। आप बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए पश्चिम जो है वो कर रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी था, वो आप कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या थी कि पश्चिम ने उस पर विज्ञान का एक टैग जो है वो लगाया। खासकर वहाँ पर जब पुनर्जागरण का काल हुआ, तो हर चीज़ को एक प्रश्न पूछने की परंपरा उनके वहाँ भी शुरू हुई। लगभग आप कह सकते हैं 16वीं-17वीं शताब्दी में ये परंपरा जो है शुरू होना शुरू हुई। हालांकि उन्होंने गैलीलियो को फूंकने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, जब उसने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे यहाँ आर्यभट्ट कह रहे हैं, उनको कोई नहीं जला रहा है। भास्कराचार्य कह रहे हैं, बराहमीर कह रहे हैं, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत चारवाक जैसे ऋषि आज जब हिंदुओं को कहते हैं भाई आप तो कम्युनल हैं, आप तो पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे नास्तिकता के बारे में चारवाक कितने पहले कह रहे हैं, और हम उनको ऋषि मानते हैं कि हमारे षड दर्शनों के बाद जो नास्तिक दर्शन है उसमें चारवाक का नाम आता है। तो आप पिछड़े हुए कहीं नहीं थे। आप वो बातें जो आज आपको परोसी जा रही हैं, आप पहले ही कह रहे थे। समस्या ये है कि आपने उसमें वैज्ञानिकता ढूंढना छोड़ दिया, आपने प्रश्न करना छोड़ दिया। कि जैसे मैंने कहा भी, मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि आप पौधों को तंग मत करो, वो सो रहे हैं। लेकिन प्रश्न ही वहाँ पे ये होना चाहिए था कि वो सो रहे हैं, उनमें प्राण है, वो प्राण है या नहीं, ये ढूंढना था हमें। हालांकि इसको जगदीश चंद्र बसु ने 1913 या 12 में प्रूव कर दिया था कि पौधों में प्राण होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत पहले से, गीता में भी श्लोक मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि पौधों में प्राण है। लेकिन उनके साइंटिफिक प्रूव करने से आप उस बात को ज़्यादा तथ्यात्मक वजन के साथ कह सकते हैं। वो वजन जो पड़ना चाहिए था, यानी कि वैज्ञानिकता जो उसमें देनी थी, आपने उस वैज्ञानिकता को छोड़कर केवल और केवल परंपराओं को जैसी वो मिली हैं वैसे ही मानना शुरू कर दिया, जिस कारण आपके जो तर्क थे उनको झुठलाना जो है वो आसान था। और अंग्रेज़ों ने वही किया, उसको वैज्ञानिकता का नाम दिया और आपके हाथ में वो पैकेज्ड चीज़ जो है वो पकड़ा दी। अब आता हूँ वर्तमान स्थिति में। हम आज भी कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत बेहतरीन ग्रंथ है, जिसमें व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रहे उसकी प्रत्येक नीति जो है, प्रत्येक फॉर्मूला जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान देशकाल परिस्थिति के अनुसार आयुर्वेद जिस प्रकार से दिनचर्या का कहता है, क्या आप पालन कर सकते हैं? आज कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति जिसकी दिनचर्या जो है वो रात को शुरू होती है, वो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएगा, उस दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाएगा। होना क्या चाहिए था कि आयुर्वेद में वर्तमान समय में रिसर्च में क्या होता है कि ज्ञान जो है वो बढ़ता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। हमारे यहाँ पर 1000 साल के संघर्ष में ज्ञान की जो परंपरा बढ़नी चाहिए थी वो रुक गई। आपके नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालय तो जला दिए गए। 1000 साल आप केवल और केवल जो बचा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब समय है कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें शोध करने की आवश्यकता है। प्रत्येक बात का आपको साइंटिफिक उत्तर ढूंढने की अपने अंदर कला विकसित करनी पड़ेगी कि मैं मानूंगा तो सही, मैं अपनी परंपराओं को मानूंगा तो सही, लेकिन उत्तर जो है वो मैं वैज्ञानिक रूप से देने का प्रयास करूंगा। और जहां पर मुझे लगता है कि हमारे ग्रंथ में ये वाली चीज जो थी, इस पर अभी और शोध होना चाहिए, उस पर शोध करूंगा, नहीं कहूंगा बात को। लेकिन जब आप अपने वैज्ञानिक रूप में उत्तर देना शुरू कर देंगे, अपनी चीज को आप समझेंगे कि इसमें है कुछ,
लेकिन मुझे उत्तर जो है वो ढूँढना है। तो अपने आप सारी समस्याएँ जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएँगी और मुझे लगता है कि इस पर जो इतनी चर्चा होती है और कहा जाता है रूढ़िवादी हैं, ये है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे और आपको मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर सारे उत्तर नहीं हैं, आपको अभी बहुत सारे उत्तर खोजने हैं। क्योंकि अगर सारे उत्तर हैं, तो ज्ञान फिर एक जगह जो है इकट्ठा हो जाए और ज्ञान जो है वो जल के प्रवाह की तरह है। अगर एक जगह खड़ा हो जाएगा तो उसमें सड़ान सी उत्पन्न होगी। तो वो निरंतर प्रवाहमान होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपका जो फ़र्ज़ है वो यही है कि आप उस ज्ञान को आगे बढ़ाएँ। तो आपको आयुर्वेद को, भास्कराचार्य के ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को उठाकर वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उनके उत्तर देने के, उनको आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी, जो शायद लोग करते हैं। पश्चिम में विद्वान कर रहे हैं, इसीलिए ओपनहाइमर गीता को कोट करते हैं क्योंकि वो उसे पढ़ रहे हैं, इसीलिए कोट कर रहे हैं। उन्होंने उसको न्यूक्लियर जब ब्लास्ट हुआ उसके साथ जोड़ा, तो वैसे ही आपको भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो लोग खुद ब खुद उत्तर जो है वहाँ से निकालना शुरू करेंगे। तो आपके यहाँ ज्ञान की बहुत विकसित परंपरा रही है, लेकिन उस पे गर्व करने के साथ-साथ उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आप ये बहुत समय तक नहीं कर सकते कि मेरे दादाजी बहुत महान थे, क्योंकि एक ना एक समय आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, भई दादाजी तो महान हैं, आपने क्या किया? तो आपको क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा।